राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन खबर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इन खबर हरियाणा से बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की राजनीति पर खुलकर बात की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पास उनके सवालों के कोई जवाब नहीं है। साथ ही बीजेपी के सवालों पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के पास ना ही कोई सवाल है, ना ही गिनवाने के लिए कोई उपलब्धि है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा इंटरव्यू आप इन खबर हरियाणा के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। इन खबर हरियाणा पर बेहद खास शख्स से आपकी मुलाकात कराते हैं। प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और सीजनल पॉलिटिशियन हैं। खुलकर बात करते हैं, अगर बात करने पर आते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका ITV नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार। शुरुआत मैं अभी के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम पे कर लेता हूँ। आपने एक बहुत ही दमदार तरीके से हरियाणा मांगे हिसाब शुरू किया और मैं इस शब्द को इस्तेमाल करने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि बौखलाहट नज़र आई और उस पर कई तरह के जवाब भी सामने आए। लेकिन सीधे तौर पर सवाल सामने जो था, आपने पूछे 10 सवाल, उन्होंने 11 सवाल पूछ लिए। उसका असर और उसके बाद की पदयात्राओं का और जो आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं, क्या असर आ रहा है प्रदेश में? देखिए, जो हमने यात्रा शुरू करी और ये कार्यक्रम शुरू किया, आपने कहा 10 सवाल, हमने कहा 10 सवाल हमने पूछे, एक भी सवाल का जवाब नहीं उनके पास। और उनके पास तो सवाल ही कुछ नहीं है, क्योंकि दिखाने को उपलब्धि नहीं है। जब आप किसी हल्के में जाते हैं, जब कहते हैं अपनी उपलब्धि बताएंगे, तो वो हमारे समय गिनाने लग जाते हैं। जैसे फतेहाबाद में कहा, तो उनके पास अपनी उपलब्धि तो है नहीं। और जहाँ ये जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और जो जन समर्थन मिल रहा है, तो ऐसा है, मेरा भी तजुर्बा राजनीति का है, 36 बिरादरी ये मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे। एक लाइन भी खींचने की कोशिश की जा रही है OBC वोटर्स को, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से भी आया और उसके बाद के इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं कि भाई एक OBC वोटर्स भाजपा के साथ है। तमाम जो लीडर्स हैं, अमित शाह साहब आए, उन्होंने भी कहा कि हमने एक ऐसा चेहरा दिया है, खड़े हो जाइए घर से, और उनको CM साहब के चेहरे के तौर पर प्रेजेंट किया। तो ये चीज़ें हैं। बीजेपी आज भी ये मान के चल रही है प्रदेश में कि एक अच्छा खासा वोटर उनके पास है और हम लेके चलेंगे। और आप जब सरकार बनाने का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि भाई मार्जिन 1-1.5% का था लोकसभा में, इतना कांग्रेस को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, 1-1.5% का नहीं था। खुश होने की ये बात है कि 19 में हमारी 28% के करीब वोट थी और अब 48% के करीब, 47.6, तो 20% का इजाफा हुआ है तकरीबन कांग्रेस की वोटों का। और उनका 12% गिरा है। 10 हल्के हैं पार्लियामेंट के, हर हल्के में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। 90 असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का वोट घटा है वोट बैंक, और हमारा बढ़ा है। ये एक संकेत होते हैं, उसका संकेत दे चुके। और बाकी जहाँ तक सवाल है OBC की, भाई हमने 8 लाख क्रीमी लेयर किया था OBC का, 8 से नहीं, 8 से इन्होंने किया 6। और जब 6 में इसकी खेती की आमदनी जोड़ दी, तनख्वाह जोड़ दी, और किसी को लाभ नहीं मिला। बहुत सारे बच्चे बैकवर्ड क्लास के वंचित रह गए MBBS में दाखिले के लिए और इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए और सर्विसेज के लिए। उनका हर्जाना कौन रोकेगा? अब चुनाव आया तो दिखता, तो फिर 6 से 8 कर रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो हम 8 से 10 करेंगे। एक आप जो सम्मेलन में देख रहा हूँ तमाम वर्गों के साथ है, और आपका जो नारा है, मैं आपको पर्सनली भी कई बार मिलता रहता हूँ, ऑफ कैमरा भी, आप हमेशा कहते हो कि 36 बिरादरी का मन बना चुका है और 36 बिरादरी ये फैसला करने वाली है। हरियाणा को लेकर आप हमेशा बोलते हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 36 बिरादरी का, देखो, कोई विकास होता है, एक गाँव की सड़क बनती है तो 36 बिरादरी इस्तेमाल करेंगी, एक बिरादरी नहीं करेगी। कोई स्कूल बनेगा, 36 बिरादरी आएगी। यूनिवर्सिटी बनेगी, 36 बिरादरी आएगी। तो 36 बिरादरी के पूरे समाज के लिए आपको सेवा करनी है, कि सारा समाज जो है सबके लिए करनी है। उचित है। आपने भी नतीजों का आकलन किया होगा सर, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, 20 साल का मुझे अनुभव है। इसमें एक ट्रेंड निकल कर आया लोकसभा चुनावों में कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस बड़ी प्लस रही, कांग्रेस ने मजबूती से काम किया और ज़्यादा विधानसभा वाइज रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन शहरी इलाकों में आज भी भाजपा का जो प्रदर्शन था कांग्रेस से बेहतर रहा।
नहीं वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे शहरों में हम जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। अम्बाला सिटीज़ को देख लो आप रोहतक को देखो, झज्जर को देखो, सिरसा को देखो, आप भादरगढ़ को देखो, बड़े बड़े शहरों में भी जीते हैं हम। बाकी ये तो वो है क्या नाम, शहरों में ज़्यादा उनकी रही है और ओवरऑल हमारा रहा है। अब इसमें ट्रेंड कैसे चेंज होगा 24 के विधानसभा चुनाव में? ट्रेंड नहीं, ट्रेंड चेंज ही है जब एक संकेत दे दिए हर उस पे असेंबली के सेगमेंट में हमारी वोट बढ़ी हैं, ओवरऑल बढ़ी हैं, एक साफ संकेत है। असेंबली सेगमेंट्स की भी देखो, पिछली बार 2019 में 79 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी ने लीड किया था, कांग्रेस ने 10 में किया था और एक में जजपा ने किया था। जब लेकिन असेंबली के इलेक्शन हुए उसके बाद हमारे 31 आए, 10 के 31 बने और उनके 79 से 40 रह गए। तो ये साफ है, यही एनालिसिस होता है, यही संकेत होते हैं लोगों के। 2019 में जो हवा बनी या जो भाजपा ने नारा दिया, कांग्रेस उतनी ताकत के साथ क्या चुनाव नहीं लड़ पाई? नहीं, देखो उस टाइम फुलगामा वगैरह कई ऐसे हो गए थे जिसने एकदम हवा बदली, अदरवाइज तो कांग्रेस के अच्छी हवा थी। नहीं, विधानसभा में उसका नतीजा, विधानसभा की जब पूरी 31 ताकत से लड़ते तो उस समय सरकार बना सकते थे। नहीं हमारी 31, हाँ, नहीं वो ठीक बात है आपकी, थोड़ा टिकट का वितरण भी ठीक हो जाता, जब भी बन सकती थी। लोगों का मन था, लोगों को आप ये नहीं कह सकते लोग नहीं चाहते थे, कहीं ना कहीं कमी रही होगी तो हमारी रही होगी। महिला शिक्षा के लिए महिला की यूनिवर्सिटी हमने बनाई और देश में प्रथम मेडिकल कॉलेज जो केवल महिलाओं के लिए है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी एक वही है जो सरकारी क्षेत्र में महिला कॉलेज हो। महिलाओं को हर जगह महिला कॉलेज हमने तो बनाए, पूरी प्राथमिकता दी, कोई सवाल ही नहीं है इनके। कोई मतलब वो कहते हैं पानी पीने के लिए, अरे 10 लाख तो हमने 200 लीटर की टंकियाँ टूटी थी गांव में, कोई गांव बगैर पीने के जल के नहीं था, बस सब था। हर प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, मेरे आंकड़े नहीं है ये, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में और कानून व्यवस्था में और नौकरी देने में, नंबर ऑफ नौकरी दिए, और खेल और खिलाड़ी में हरियाणा नंबर 1 था। आज कहाँ से कहाँ 9.5 पहुँच गई। इसका सवाल तो मेरे से ऐसे पूछे जैसे मेरी सरकार है। सरकार तुम्हारी सरकार है 10 साल से, ये बताओ जो नंबर 1 था हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में और प्रति व्यक्ति निवेश में और नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, आज बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे हो गया? आज महंगाई में नंबर कैसे हो गया? आज मेरा नहीं है, जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें हरियाणा असुरक्षित कैसे हो गया? कानून व्यवस्था, इतना अपराध क्यों बढ़ गया? और खेल और खिलाड़ियों की आप देख रहे हो ना, इनकी नीति है। जो हमारी बेटियां हमारे प्रदेश का दुनिया में नाम कमाया, उनके साथ क्या सलूक हुआ जनता में, आज तक नहीं न्याय मिला। कोई तो एक उपलब्धि बता दें, कोई ये बताए भाई एक यूनिवर्सिटी उन्होंने बना दी हो, एक कोई 1 इंच जो एक पोल नया मेट्रो का लगाया हो। हमने 81 किलोमीटर मेट्रो बिछाई, 250 किलोमीटर जो है रेलवे लाइन बिछाई या मतलब मंजूर कराई। इन्होंने 1 इंच रेलवे लाइन बनाई हो, तो एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक इंस्टीट्यूट बनाया हो, क्या किया? हाँ, ये जरूर हालत कर दी है प्रदेश के। अगर अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्योंकि 2 लाख पक्की नौकरियां खाली पड़े हैं। इन्होंने एक जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रखी है। ये जो कौशल रोजगार निगम लाने के लिए, उसमें ना तो पक्की नौकरी है, ना पेंशन है। ठेकेदारी हमने बंद करी, खुद ठेकेदार बन गई सरकार नौकरी देने की। यहाँ तक कि इजराइल में मरने के लिए हमारे उनको ठेके पे भेज रहे हैं। तो इससे ज़्यादा क्या वो होगा? ये है। तो ये इन सवालों का जवाब दें, इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्यों? उपलब्धि नहीं है। जहाँ मैं जाता हूँ पूछता हूँ पूरे जिले में, उसमें कोई एक चीज़ बता दो जो उपलब्धि हो। नहीं, हमारी आप शुरू से लेकर आखिर तक पंचकुला से शुरू कर दो और सारे हरियाणा में कहीं किसी चीज़ का इंस्टीट्यूट, कहीं किसी चीज़ का इंस्टीट्यूट, कहीं यूनिवर्सिटी, कहीं मेट्रो, कोई मतलब कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ हमारे विकास की लहर ना गई हो।
सर आपने 10 साल तक पूरा प्रदेश चलाया है, उससे पहले सांसद भी रहे हैं और तमाम चीज़ें। मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि अभी चुनाव से पहले भाजपा ने एक बड़ा फैसला किया। मनोहर लाल साहब हुआ करते थे सीएम साहब, उनको बदलकर आप नायाब साहब को लिया है और उन्होंने कुछ फैसलों पर यू टर्न लिया। और यू टर्न वर्ड का मैं स्पेसिफिक इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि पंचायतों का मामला था, प्रॉपर्टी आईडीज में भी छूट दी गई और तमाम चीज़ें थी। इनका जो असर है कि भाई हाँ हम बदलाव कर रहे हैं, हम चीज़ों को बदल रहे हैं, क्या 6 महीने में लोगों तक पहुँच जाता है? ऐसा है, ये मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहे हैं, एंटी इनकम का, ये मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहेंगे और लोगों ने फैसला कर लिया है इनको ही बदलेंगे। मैं बता चुके हैं बाबू, इनको ही बदलने के लिए तैयार हुए लोग। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ करती, ग्राउंड पे क्या है, क्या इन्होंने किया है, कहाँ आज हमारा हरियाणा खड़ा है, ये सब देख रहे हैं। फुल स्टॉप और नॉन स्टॉप की भी हरियाणा में बहस शुरू हो गई। उन लोगों ने कहा नॉन स्टॉप हरियाणा, आपने कह दिया फुल स्टॉप हरियाणा। तो फिर ये नैरेटिव सेट किया जाने लगा कि हुड्डा साहब तो फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, वो आपकी तरफ उसमें निशाना साध रहे हैं। फुल स्टॉप लगा रखा ना उन्होंने फुल स्टॉप मारा हरियाणा, फुल स्टॉप लगाया आपने, ये उनका नारा है। फुल स्टॉप लगाई रखा, कहाँ विकास दिखाए ना भाई, मेरे को ये बताओ, ये बता दे भाई हमने ये किया है 10 साल में, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। हमने 1 इंच रेलवे लाइन बनाई है, मेट्रो बढ़ाया है, ये यूनिवर्सिटी बनाई है, ये हमने मेडिकल कॉलेज बनाया है, वो बनते ही कहा था हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। कौन से बन गए भाई, इनका क्या? पदयात्राओं में आप नजर नहीं आ रहे। कुछ बीजेपी के लीडर से बात करते हैं, कहते हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष खुद तो जा नहीं रहे पदयात्रा पे और ना ही प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं। सबसे जो युवा है सांसद दीपेंद्र पे निशाना साधते हैं, कहते हैं सबसे युवा सांसद को आगे कर रखा है और वही तमाम यात्राओं में जा रहे हैं। बस में जाएंगे, रथ यात्रा करेंगे और शुरू करेंगे इस मंथ के जब भी तारीख होगी और पूरे हरियाणा में जाएंगे। आप रथ पे अलग एक यात्रा इसी के साथ भी शुरू करेंगे? प्रदेश अध्यक्ष शैलजा जी भी यात्रा कर रही हैं? करो, जो भी करे, कांग्रेस को मजबूत करे, यात्रा अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा में जो आपको नजर आ रहा है, 70 की बात मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कही है, अगर आपने भी कही है, कोई दावा आप लोग का हो तो आज हमारे माध्यम से वो पहुंचे। आप लोग को खुद की असेसमेंट क्या कहती है? देखिए, मेरा दावा ये है कि भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीटों की बात? सीटों का क्या हो गया, जब भारी बहुमत हो गया, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब दीपेंद्र को देखते हैं, मुझे लगता है, और मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, आप इसे शिकायत में भी ले सकते हैं, इसे तारीफ में भी ले सकते हैं कि अब पिछले 1-1.5 साल से 3 साल से मैंने देखा, नंबर ऑफ डेज में एक दिन दीपेंद्र से पूछ रहा था, दीपेंद्र भाई से, मैं कि आप जो साल के 365 दिन होते हैं उनमें से कितने दिन आप हरियाणा में जाते हैं? तो वन ऑफ द जो लीडर हैं हरियाणा के, जो लगातार हरियाणा में घूमते रहते हैं, और माफ़ कीजिएगा आपसे ज़्यादा दीपेंद्र अब हरियाणा में डेली बेसिस पे जाते हुए मैंने उनको देखा है। ठीक है, उसका काम है जन सेवा करना, जनता के बीच में जाना उसका काम है। जब लोगों ने चुन के भेज रखा है तो उसका जो जिम्मेवारी है ये। इस बार के चुनाव के जो नतीजे आए उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट जीत जो कांग्रेस की रही वो रोहतक से भी रही। और जब मैं बात कर रहा था, रोहतक का आकलन कर रहा था, उसमें कि सब वर्ग की तरफ से जो वोट मिले, वो जो तमाम चीज़ें थी, वो 2024 में एक बड़े मार्जिन को कन्वर्ट करने में सफल रही। हमारा परिवार जो है वो देश के लिए राजनीति करता है, जनसेवा के लिए, कोई जात पात में नहीं रहता। तो इस वास्ते सब जो है समर्थन मिलता है हमारे को। और कोई कहता है भाई ये परिवार वो है, मेरे को तो इस बात का गर्व है। मेरे दादा ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, राजनीति में रहे, मेरे पिताजी ने रही, मैंने देश की सेवा करी, अब दीपेंद्र कर रहा है। आई एम प्राउड ऑफ देश। तो 4 पीढ़ी का कनेक्शन। हाँ, प्राउड है, मैं गर्व है इस बात का मेरे को। अभी जो सत्र आएगा उसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्या रणनीति रहेगी, और वाकई क्या सरकार नंबर साबित नहीं कर पाएगी सत्र में अगर ये विश्वास मत के लिए बोला जाता है? देखिए, वो तो डिपेंड करता है इनके पास अपनी कितने हैं बीजेपी के एमएलए कितने हैं, नंबर तो है नहीं इनका। लेकिन तोड़ फोड़ करेगी तो जो जेजेपी के कुछ आदमियों से वो कर रहे हैं, दो को तो जेजेपी वालों ने डिस्क्वालीफाई करने की दरख्वास्त दे रखी है। तो यही है, बाकी स्पष्ट बहुमत नहीं है इनका। मौजूदा राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है लोकसभा जीतने के बाद रोहतक से, उसको लेकर ये गेंद चलती रहती है। आपने गेंद फेंक दी कि भाई दिग्विजय लड़ ले, समर्थन दे देंगे। उन्होंने कहा कि आपके परिवार में से लड़ ले, कोई समर्थन दे दे। वाकई, और आपका स्टैंड जो पहला था, आपने बिल्कुल मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि भाई हमारे पास तो नंबर है नहीं। है भी नहीं। 28 हमारे एमएलए हैं, ऐसे तो 29 हैं। किरण जी चली गई तो 28 रह गए। 28 में तो राज्यसभा का मेंबर नहीं बनता ना। मेंबर बनने के लिए तो 46 चाहिए, 46 नहीं, कम घट गया
43-44 तो चाहिए, 42-43 जितने भी चाहिए, हमारा नंबर नहीं है। तो इस वास्ते उन्होंने कहा भाई कोई भी दे आओ, नंबर ले आओ। उनके जेजेपी के कह रहे हैं वो 10 MLA ला के आओ, दे देंगे, कोई तो हो। और पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई हरियाणा में बहुत देखने को मिली। सुरेंद्र पवार साहब, राव दान सिंह साहब है, उनके यहाँ भी कार्रवाई हुई और उस तरह का एक्शन देखने को बड़ा मिला ईडी का, और कांग्रेस के विधायकों पे ज़्यादा। चलो, हमारे को न्यायपालिका में पूरा विश्वास है, जो होगा आप देखें सब ठीक निकलेगा, क्योंकि हमारे किसी ने गलत काम नहीं किया। एक आखिरी सवाल और सीधा जनता को आप अगर जवाब देना चाहें मेरे माध्यम से, कि कांग्रेस जो चीज़ें लेके जा रही है 2024 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस का कैंपेन किस तरह से खास रहेगा, और कांग्रेस हरियाणा को लेकर क्या कहेगी, क्या विजन रखेगी? आपसे कोई बढ़िया लीडर इसमें हो नहीं सकता। ऐसा है, कांग्रेस जो 2014 में जहाँ हरियाणा था नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में, नौकरी देने में जो स्थान था, उसी स्थान पर जाएगी। जो आज जिस प्रकार से हो रहा है कि 2005 में भी ऐसी परिस्थिति थी कांग्रेस की सरकार बनने से पहले, मेरे को सेवा करने का मौका मिला, मैंने बनते ही कह दिया था, क्योंकि कानूनी व्यवस्था बहुत ख़राब थी। बदमाशों, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, और वो सब खुदपुर्द हो गए थे, भाग गए थे। तो हरियाणा में शांति रही, इसी वास्ते प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में सबसे आगे गया। और आज भी परिस्थिति है हरियाणा में। पहले ड्रग नहीं थी, लेकिन आज बड़ा अफसोस है मेरे को कहते हुए, आज पंजाब से ज़्यादा मौत हरियाणा में हुई है ड्रग अब्यूज़ के साथ, जो ये नशे चल गया। तो सबसे पहला काम तो मेरा ये होगा, बदमाशों को और नशे को हरियाणा में नहीं रहने देंगे हम, कांग्रेस पार्टी, ताकि हरियाणा विकास कर सके। 2 लाख जो है नौकरी खाली हैं, वो हम पक्की नौकरी देंगे।